हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते होंगे आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो अच्छे हैं तो पढ़ाई किया जाए। रेलवे प्रैक्टिस सेट 3 पहला, दूसरा और आज ये तीसरा। तो देखिए इसमें आज 15 प्रश्न करेंगे हम लोग। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है, लेकिन परंतु टंकी में दरार के कारण पंप 3.5 घंटे लगाता है। तो भरी हुई टंकी को दरार से सारा जल कितने समय में बाहर निकल जाएगा? देखो तो पंप और ये है क्या, दरार प्लस पंप। अब समझिएगा ये कि पंप कैसे कितना में भर देता है 3 घंटे में, लेकिन दरार प्लस पंप कितना, मतलब ये कितना हो गया जी, 7/2। आइए इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये हो जाएगा 21/2, ठीक है। अब समझो ये 3 घंटे में इतना पानी भरता है। ये हो गया आपका कुल जल जो टंकी में भरता है, ठीक है। ये 3 घंटे में भरता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा जी? 1 घंटे में ये 7/2 भरेगा। भागा दे के देखिएगा, देखिए कर देते हैं यहाँ पे 21/2 में 7 3 से भागा दे दीजिए, तो ये 7/2 हो गया। और ये कितना में 21/2 को 7/2 से भागा दीजिएगा, तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में भरेगा 3। भागा दे के देखिए आप लोग। अब समझिएगा यहाँ पे ये पंप कितना भर देता है, 7.5, लेकिन ये दरार के कारण ये पंप कितना भर देता है, 7/2, ठीक है। लेकिन दरार के चलते पंप कितना भर पा रहा है 1 घंटा में? 3 भाग, ठीक है। यानी जो ज़्यादा भाग ये भर रहा है उतना ये भाग दरार से पानी निकल जा रहा है। तो दरार से कितना पानी निकल जा रहा है? तो दरार से पानी निकल जा रहा है, दरार से पानी की निकासी 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 7/2 - 3। ये 1 घंटा में दरार नहीं है तो इतना भर रहा है, और ये दरार के साथ 3 भर पा रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/2 भाग 1 घंटे में निकल जा रहा है। तो कुल कितना निकालना है जी? कुल पानी कितना है? 21/2। तो 21/2 के लिए कितना हो जाएगा? भागा दे देंगे 1/2 से, तो 21/2 21 घंटा लग जाएगा। उतारिए। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के तार के भीतर का क्षेत्रफल S सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को वृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक तार है, उससे त्रिभुज बनाया, फिर उसको वृत्तकार गोल सर्किल बना दिया। तो इस चीज को समझिएगा कि वही तार है, यानी पेरीमीटर और सर्कल का सरकमफेरेंस बराबर होगा। यानी कहें तो त्रिभुज का परिमाप और वृत्त का परिधि बराबर होगा, क्योंकि एक ही तार है। उसको एक बार ऐसे करके ट्रायंगल बना दिया त्रिभुज, और फिर वही तार को ऐसे घूम दी। तो यहाँ से देखिएगा, मान लेते हैं कि त्रिभुज का एक साइड का मान A है, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया कितना होगा जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल
√3/4 ए स्क्वायर किसके बराबर है? s सेंटीमीटर स्क्वायर, s के बराबर है। तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? s 4s/√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिमाप बराबर हो जाए कितना? परिधि। ठीक है, यानी 3a होता है बराबर कितना हो जाएगा? 2πr। कोई दिक्कत? तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3a/2π। क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। 9/4π² इंटू ये a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो पाई से स्क्वायर खत्म हुआ तो क्या बचेगा? 9/4π इंटू a स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 4s/√3। 4 से 4 कट जाएगा, 3√3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3√3s/पाई है आंसर। ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं वही, बस आप किस तरह से उसको यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यूज करना सीखना है हम लोग। उतारिए। आइए दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों के औसत में 9 रन बढ़ गया, तो उसकी पहली 11 पारियों की औसत क्या है? देखिए एक बल्लेबाज है जो 11 पारियों से खेल रहा है, कुछ न कुछ रन बना रहा था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जब रन बना रहा था तो उसका कुछ ना कुछ औसत होगा। जब कुछ ना कुछ औसत होगा तो 12वीं पारी में फिर से बल्लेबाजी करने गया। ठीक है, 129 रन बनाया इस बार। ठीक है, उसके बाद उसकी जो 11 पारियों में औसत थी उसमें 9 रन वृद्धि हो गई, बढ़ गया। मान ले कि चलो कि अगर 11 रन का औसत था तो अब 9 बढ़ के 20 का हो गया। तो पहली 11 पारियों में औसत क्या है यह ज्ञात करना है। मान लो कितना है? x 11 पारियों का औसत कितना मान लिए दोस्त? x। ठीक है, अब देखो तो 11 पारियों में उसने कितने रन बनाए? 11x। ठीक है, और 12वीं पारी में कितना बना दिया जी? 12वीं पारी में बना दिया 129। इसका 12 पारी का औसत कितना हो जाएगा? 11 पारियों में जितना रन बनाया उसमें 12वीं की जोड़ देंगे और 12 से भागा दे देंगे। ये कितने के बराबर था? 9 रन बढ़ गया, उसके रनों के औसत से 9 रन बढ़ गया। मतलब पहले कितना माना था औसत? x, कितना हो गया? 9। देखो तो 11x + 129 कितना हो जाता है? 12x + 108। इसको इधर कर दो, इसको होता है 129 - 108 बराबर 12x - 11x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? x का वैल्यू हो जाएगा 1 और 2, 21। पहली 11 पारियों की इसकी औसत कितनी थी? 21 है ऑप्शन, टिक मारो। आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दीजिए, हो जाएगा।
देखिए 11 में औसत x मान लिए तो 12 में कितना हो जाएगा, 11 गुने x, 11 पारी में जितना रन बनाया था और 129 12वीं पारी में रन बना दिया, तो टोटल 12, कुल 12 पारियों के औसत 12 से भागा दे देंगे, ठीक है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि उसके रनों के औसत में 9 रन बढ़ जाता है, यानी x माने तो उसमें 9 रन बढ़ गया। उसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 21, वही है आपका। प्रश्न 4 देखते हैं। दो व्यक्ति एक कार्य को 9 दिन का समय लेते हैं पूरा करने में, तो उससे दुगना कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति का कार्य को मानो एक व्यक्ति का कार्य एक दिन का एक मानो, ठीक है, तो कितना कार्य हो जा रहा है, कुल कार्य कितना हो जा रहा है दोस्त। मान लो एक व्यक्ति एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो दो व्यक्ति एक दिन में कार्य कर रहा है, तो टोटल 2 कार्य होगा। और कितना दिन कार्य कर रहा है, 9 दिन में। कुल कार्य कितना हो गया, 18, ठीक है। तो हमको दुगुना कार्य करना है, 2 गुना कार्य कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। अब बताओ कुल व्यक्ति कितना लगेगा, 36 कार्य करना है टोटल, ठीक है। कितना कार्य करना है, 36 कार्य 12 दिनों में। तो एक दिन में 3 कार्य होगा। अब आप समझिएगा, ये आपका आंसर नहीं है। एक दिन में 3 कार्य होगा, और एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा था, एक व्यक्ति एक दिन में एक कार्य कर रहा था, तो एक दिन में 3 कार्य करने के लिए कितना चाहिए, 3 व्यक्ति चाहिए। हो जाएगा ना। देखो, एक व्यक्ति को मान लिया एक दिन में एक कार्य कर रहा था, तो एक दिन में कितना, 2 व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में 2 कार्य, और टोटल 9 दिन में कितना करेगा, 9 दूनी 18 कार्य, तो दुगना कार्य करना है, यानी 36 कार्य करना होगा। तो कुल व्यक्ति कितना लग जाएगा, देखो 36 भागा 12, क्योंकि 12 दिन में कुल दुगना कार्य कंप्लीट करना है, यानी एक दिन में 3 कार्य करेगा तब ना 12 दिनों में 36 कार्य कर लेगा। तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करने के लिए 3 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। उतारिए। प्रश्न 5, ठीक है। आइए, एक व्यापारी किसी वस्तु को लिखित मूल्य पर से 10% छूट देता है, डिस्काउंट दे दिया उसको कितना, 10%, ठीक है, और उसके बाद भी 25% कमा लेता है, तो उसका, यदि वस्तु का लिखित मूल्य कितना है जी, 50 रुपया, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अब देखो, मान लो 50 रुपया का वस्तु था, ठीक है, 5% कितना छूट दिया है, 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दे दिया 45 में, जब डिस्काउंट दे दिया 10% तो 45 रुपया हो गया। अब 45 को मैं ये कितना कमा लिया, 45 में ये 25% लाभ कमाया, प्रॉफिट, यानी ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए, अब ये 45 रुपया में इसको बेचा होगा डिस्काउंट देने के बाद, 36 आपका आंसर होगा। कैसे, समझिएगा। मान लेते हैं 25%, इस मान के चलो कि 4 रुपया का सामान था, 5 रुपया में बेचा, 25% को हम लोग 4/5 लिख सकते हैं। कैसे होता है देखो, बताते हैं। 25% का 4/5, ये देखो 4 रुपये का सामान था, 5 रुपये में बेच दिया, 1 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो 1/4 गुना 100 कर दो, 25% आ गया।
ठीक है, यानी ये एसपी है, विक्रय मूल्य कितना होगा 5 यानी 45, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया, ये 45 है, यानी गुना 9 हो रहा है, तो ये 4 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो इसमें गुना इसमें भी 9 कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, मान के चलिए कि 50 रुपये का सामान था, डिस्काउंट दे दिया 10%, तो कितना में बेचा, विक्रय मूल्य 45 में बेचा। अब समझिएगा 25% लाभ कमा लिया, यानी 100% में खरीदा होगा। क्रय मूल्य को अगर 100% मान के चलते हैं तो विक्रय मूल्य 25% लाभ कमा लिया तो 125% हो गया। ये देखो भाई 125% का वैल्यू कितना है 45, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 45/125, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा जो हमारा क्रय मूल्य के बराबर होगा 36 रुपये। आपको जैसे आसान लगे वैसे। 25% को रेशियो में हम लोग 4:5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो इससे 25 एक ज़्यादा है, यानी 25%। उस हिसाब से इसको डायरेक्ट ये 45 है, ये विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 का रेशियो आ रहा है, तो यानी 45 में 9 एक अधिक कहते हैं 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 होता है। तो 36 के लिए भी 9 में 36 से गुना करेंगे, ये देखो 36, 9 चौका 36, तो इसी में इसके लिए भी 45 से गुना करेंगे 9 से। उतारिए, जो आसान लगे उतार लीजिए। आइए प्रश्न 6 देखते हैं। उस पुल की लंबाई ज्ञात, एक पुल है जिसको लंबाई ज्ञात करना है। उस पुल को 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए कभी भी कोई पॉइंट प्लस रेलगाड़ी, ट्रेन की लंबाई मतलब किसी पॉइंट में क्या हो सकता है, पॉइंट में आपका हो जाएगा कोई आदमी हो जाएगा, पोल हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, समझिएगा। कोई भी पॉइंट प्लस रेलगाड़ी, पॉइंट प्लस ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन कर दीजिए। अगर पॉइंट प्लस ट्रेन का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो वो ट्रेन अपनी ट्रेन की लंबाई को पूरी करती है, डिस्टेंस को, ट्रेन का जितना लंबाई होगा उतना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म हो गया प्लस ट्रेन, ये आपको प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लंबाई को, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई, को डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, कोई पुल है, यहाँ पे पुल भी हो सकता है, कोई पुल को भी पार करेगी तो ट्रेन, ऐसा ही यही चीज़ है। और कोई पुल को ट्रेन पार करती है तो उसका टोटल डिस्टेंस पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों के डिस्टेंस के बराबर होता है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं, हम लोग इस प्रश्न को बनाने का कोशिश करते हैं। समझिएगा, ये आपको समझाने के लिए था। उस पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखो तो ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है, रेलगाड़ी की चाल कितना है जी 45, इसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, यानी ये 25/2 मीटर पर सेकंड हो गया। आप समझो कितना देर उसमें पार करता है 30 सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा
पुल प्लस रेलगाड़ी की दूरी की लंबाई, इतना दूरी तय करेगा गाड़ी 30 सेकंड में, कितना हो जाएगी? इतना स्पीड से जा रहा है और कितना देर में पार कर जा रहा है सर? तो 30 सेकंड में पार कर जा रहा है। कितना हो जाएगा? 25 गुने 15, 10, 250, 350, 25, 125 और इतना मीटर दूरी रेलगाड़ी का और ट्रेन दोनों की लंबाई है। तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी सर? पुल की लंबाई में देखो 375 है ना, तो कुल ट्रेन की लंबाई दिया हुआ 130, 240, गलती हुआ है इसका मतलब 240 मीटर, 245, यहाँ गलती हुआ है, 245 मीटर। ठीक है, उतारिए। बस इसमें यही याद रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है उसको ट्रेन पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है, और अगर कोई पुल है, कोई प्लेटफॉर्म है और उसको पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करती है उतने सेकंड में। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए लगातार कोई नंबर से 1 2 3 4 उसको अगर जोड़ना है तो उसके लिए इसका पहले योग निकालेंगे तब ना औसत निकलेगा। तो उसका योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, यही होता है फॉर्मूला। यानी कितना हो जाएगा जी? 50 इंटू 51, 50 प्लस 1 51 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा? 25 इंटू 51, 25 गुने 51 योग हो जाएगा। तो औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 से भागा दे देंगे, तो 25 इंटू 51 योग हो गया, इसमें 50 से भागा दे देंगे। $25.50। उतरिए। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने ए से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए? देखो तो भाई, ए है और बी है, मान लिए ए बी से कितना ज़्यादा ला रहा है? 25%। तो मान लिए बी को 100 नंबर आया, ठीक है, तो ए बी से 25%, ए को 125 नंबर आया होगा ना, 25% अधिक, कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, कितना ज़्यादा लाया है? 1 का डिफरेंस है, तो ये 25% ज़्यादा लाया है, लेकिन कितना कम लाया है? तो ये देखो कितना, अब ए ना 125 लाएगा, ए ने बी से 25% अधिक लाया है। ओ सॉरी भाई, यहाँ समझिएगा, ये मान लेते हैं बी है हमारा और ए साहब ज़्यादा नंबर लाए हैं, ठीक है। तब बी साहब कितना नंबर लाए हैं? 1 नंबर कम लाए हैं, तो इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1। इसके अकॉर्डिंग निकलेगा इसका प्रतिशत, इसके बी ने ए से कितने कम लाए, तो बी कितना कम ला रहा है जी? बी 1 नंबर कम ला रहा है, किससे? ए से। 20% इसके पर हिसाब से होगा। उतारिए। आइए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे, ये देखो ये 10 मीटर ऊंचा खंभा से एक मीनार है, उसके शीर्ष पे देखता है, तो ये खंभा के शीर्ष और उसके आधार पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का
कोण बनाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये मीनार यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 10 मीटर है तो ये भी यहाँ से 10 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा समझिएगा, बच्चों की तरह नहीं बनाना है, हम लोग को एग्जाम में पास होना है, कम समय में बनाना है, तो थोड़ा मेरे हिसाब से चलिएगा। देखिए तो इस ट्रायंगल में, ये वाला में, ये जो है ट्रायंगल, इसमें tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। तो इसको हम लोग समझिएगा, मजा आएगा। इसको हम लोग 1 और इसको हम लोग √3, इसको अंदर में लिखे, इस दूरी को हम लोग 1 कह सकते हैं और इस दूरी को हम लोग √3। कोई दिक्कत? आइए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है समझिएगा, बहुत आसान है, एक बार समझ जाइएगा तो फिर आपके लिए हमेशा आसान हो जाएगा। 60 का वैल्यू कितना होता है सर, √3/1, यानी इसके लिए ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बाहर वाले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बाहर में लिखे हैं। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, ये √3 1 और ये टोटल √3 और ये 1। यहाँ पे देखिए समस्या क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होगा, लेकिन ये √3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसको हम लोग √3 बना सकते हैं, तो इसको √3 बनाने के लिए इसको में √3 से गुना करना होगा। जब इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे वैल्यू में भी किसी तरह का अंतर नहीं आता है, यहाँ पे ऊपर नीचे का √3 से और इसमें भी √3 से गुना कर देते हैं, कोई अंतर आएगा जी? ये कट के तो √3 1 आता है, कोई भी नंबर में 1 से गुना करने पे कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया 3, ये दोनों बराबर हो गया। अब समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है 1 और ये टोटल वैल्यू कितना है 3। 3 - 2 के 3 - 1 कितना हो जा रहा है सर? 3 - 1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 है, घटा दिए तो कितना आ रहा है 2, लेकिन 2 का वैल्यू कितना आ जा रहा है हमको, कोई प्रश्न है 10 मीटर। 10 मीटर तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मीटर। हमको क्या चाहिए, मीनार की लंबाई। मीनार की लंबाई कितना है, तो मीनार का लंबाई है कितना 3, जिसके लिए हो जाएगा कितना 5 × 3 15 मीटर हो जाएगा आंसर। टिक करिए, ऑप्शन नहीं लिखें, इसका 15 मीटर आपका आंसर होगा। उतारिए। दस नंबर प्रश्न, एक पीपे में 425 लीटर तेल है, उसमें 8% रिसाव के कारण कम हो जाता है, तो कितना तेल रिसाव से कम हुआ? कितना कम हुआ जी 8%, तो 8/100 कितना का 425 का। ये कितना हो जाएगा 25 का 25 बचेगा कितना, ये आपको बचेगा 7 17, हाँ ठीक है 34 लीटर कम हो गया। अगर कोई पूछेगा कितना लीटर बच गया तो उसका कुछ नहीं करना है, 8% कम गया तो 92 लीटर बचेगा ना जी, तो 92/100 × 425 कर देंगे। इधर देखो दोस्त, 11 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति 2 उधार देने वाले व्यक्तियों से कुल 24,000 रुपये उधार लिया।
एक ऋण के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज और दूसरे के लिए 18% वार्षिक दर से ब्याज देता है। मतलब 24 कुल पैसा 24,000 लिया, दो आदमी सब कितना कितना लिया, कोई से कुछ कम लिया, कोई से कुछ ज़्यादा लिया। एक आदमी को 15% देता है ब्याज और दूसरे आदमी को कितना देता है जी, 18% ब्याज देता है। एक साल के अंत में वह 4,050 रुपये देता है। मतलब एक साल के अंत में वो कुल 4,050 रुपये ब्याज देता है। किसको? 15% वाले को भी देता है और 18% वाले को भी देता है। दोनों का ब्याज जोड़ के 4,050 रुपये होता है। तो उसने 15% वाले को कितनी धनराशि, 15% वाले से कितनी धनराशि उधार ली थी। देखो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ जी दोनों का, तो दोनों का इंटरेस्ट जोड़ के 4,050 रुपया हो रहा है, तो 4,050 होना चाहिए। तो मान लो कि 15% वाले को निकालना है, तो 15% वाले को x मान लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 15/100 गुने x। ये तो हो गया इसका पहला वाला का। दूसरा का कितना हो जाएगा, 18/100 गुने। अब ये देखो इसका x मान है तो कुल 24,000 है, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 24,000 माइनस x। ठीक है, ये पहला का इंटरेस्ट 15% वाला के, दूसरा का इंटरेस्ट जोड़ के कितना हो रहा है, 4,050। कोई दिक्कत? यहाँ आ जाइए, 15x/100 जोड़, यहाँ पे आप इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 432 माइनस 18x। 4,050। यहाँ इसको एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 115x प्लस 432,000 माइनस 18x। यहाँ आ जाओ, ये देखो आपको हो जाएगा 432,000 माइनस 3x बराबर 4050। और ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 0 और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 432,000 इसको इधर कर दो तो हो जाएगा 405,000। इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा 27,000। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,000। 27,000 में 3 से भागा करिएगा तो 9,000। x किसका मायने थे, मूलधन 15% वाले का। तो 15% के दर से कितना पैसा लिया था जी, 9,000 रुपया लिया था। बाकी कितना पे लिया होगा, 18% के दर पे। उतारिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करने की चीज है। आप भी और तेज बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो। प्रश्न 12, एक आदमी ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में पूरा किया है। एक अंश को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर और शेष 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल पर। ठीक है, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। मान लेते हैं वो पैदल कितने देर में चलता है, x घंटे पैदल चलता है। तो पैदल दूरी कितने तय करेगा जी, 8 गुने x पैदल दूरी तय किया। ठीक है, और जोड़िए अब इसमें साइकिल से कितना दूरी करता है, देखो यहाँ लिख देते हैं पैदल। और ये साइकिल से कितना दूरी तय करेगा, तो साइकिल से चल रहा है स्पीड कितना है, 17। और गुना में कितना हो जाएगा सर, अब x दूरी तय किया, x घंटे पैदल चला और कुल 90 किलोमीटर जा रहा है 9 घंटे में, तो ये 9 माइनस x हो जाएगा। अब बराबर इतना दूरी तय किया पैदल, इतना दूरी तय किया साइकिल से, तो कुल दूरी कितना तय कर रहा है जी,
90 घंटा, 90 किलोमीटर। जोड़िए 8x प्लस 153 माइनस 17x बराबर 90। ये देखिए 153 माइनस 90 बराबर 17x माइनस 8x, 63 बराबर 9x। x का वैल्यू हो जाएगा 63/9, 7। पैदल दूरी 8x, 56 किलोमीटर पैदल चलता है जी। टिक मारिए, उतारिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। कोई भी प्रश्न भारी नहीं होता है, आप किस तरह उसको सोचते हैं वो डिपेंड करता है। आइए दोस्त 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को 16 घंटे में भर देता है, ठीक है, लेकिन लीकेज के कारण 24 घंटे में भरता है। यदि टैंक में पूरा पानी भरा है तो लीकेज के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा? कितने देर में भरता है जी? 16 घंटे में। और लीकेज के साथ 24 घंटे में। लीकेज के साथ कितने घंटे में? 24 घंटे में। कितना हो जाएगा? 48। मान लो कि 48 पानी है, पानी कुल पानी की संख्या कितना है? 48। ये अब समझिएगा, ये कुल भरना पानी कितना है? 48 पानी भरना है। ये 16 घंटे में भरता है और ये 24 घंटे में भरता है लीकेज के साथ। तो ये 16 घंटे में भरता है, तो ये 3 पानी भर दे रहा है 1 घंटे में, तब ना 16 घंटे में 1 घंटे में 3 पानी, तो 16 घंटे में 48 पानी भर दे रहा है। ये 24 पानी भर रहा है, 24 घंटे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये भी 3 पानी भर रहा है, लेकिन लीकेज के चलते पानी कितना गिर जा रहा है? 1 घंटे में 1 पानी गिर जा रहा है, ठीक है। तो 24 घंटे में ये 2 ही भर पा रहा है 1 घंटे में, तो 24 गुने 2 48। अब बताइए लीकेज के कारण 1 घंटे में 1 पानी गिर रहा है, मतलब 1 घंटे में 1 पानी गिर जा रहा है, तो 48 पानी गिरने में कितना चाहिए? 48 घंटा लगेगा जी। टोटल पानी कितना गिराना है? 48। 48 आपका ऑप्शन। बिना लीकेज के 1 घंटे में 3 पानी भर रहा है और लीकेज के साथ 2 पानी भर रहा है, यानी कितना पानी गिर गया? 1 पानी गिर गया 1 घंटे में 1 पानी। और कुल कितना कैपेसिटी होगा? 48 पानी भरने का क्षमता होगा, तो ये कितना हो गया सर? उतारिए। आखिरी क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये बताने से पहले हम आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ट्रू फॉर ऑल, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का ये आइडेंटिटी है, ये थीटा का वैल्यू 10 डिग्री रखिएगा, 5 डिग्री रखिएगा, 20 डिग्री रखिएगा, 50 डिग्री रखिएगा, कुछ भी रखिएगा वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। कुछ भी रखिएगा वैल्यू, मतलब आइडेंटिटीज का मतलब समझिएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ऐसा थोड़ा है कि a का कुछ वैल्यू रखिएगा और b का कुछ वैल्यू रखिएगा तभी। ये ट्रू फॉर ऑल है, ट्रू फॉर ऑल, मतलब a का कुछ भी वैल्यू रखिए, b का कुछ भी वैल्यू रखिए, वो इतना आएगा, LHS बराबर RHS आएगा, ठीक है। इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो, और अगर उसका वैल्यू नंबर में दिया हो तो इसका कुछ थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा। अब ऐसा उसका भी रखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी रख दिए तो हो जाएगा। यहाँ रखो 90 डिग्री, फंस जाओगे, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आप 45 डिग्री पुट करिएगा तो आपका काम हो सकता है। देखिए कैसे, अगर थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करिएगा तो देखिए तो 1
प्लस कॉट 45 कितना होता है 1 प्लस कोसेक 45 √2 माइनस √2। यहाँ देखो जी 1 प्लस tan 45 1 प्लस sec 45 कितना हो जाएगा √2। यहाँ देखिए तो 2 माइनस √2 हो गया और ये क्या होता है 2 प्लस √2 हो गया। तब यहाँ पे 2 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा जी 2 आंसर होगा। वैल्यू पुटिंग हम आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे कि कहाँ पे क्या पुट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कल नया वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोग को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, सपोर्ट करिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद।